किन्जा का इर्तज़ा को अपनी तरफ देखते रहना इर्तज़ा से छुपा हुआ नहीं था। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था जो एक लड़की की नज़र ना पहचान सकता। किन्जा के हर रूप, हर अंदाज से वो उसके अंदर के हाल का अंदाज़ा लगा रहा था, लेकिन उसके जज्बात को वो हवा नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक लड़की का हक था, और वो थी उसकी शानी। किन्जा का छुप छुपा कर उसको देखना, उसे देखकर मुस्कुराना, बाकी सबके सामने तो शायद वो थोड़ा लिहाज कर जाती, लेकिन अगर इत्तफाक से वो अकेले में उसके करीब बैठा हो तो सब शर्मो लिहाज भूल कर उसे घूरने लगती। इसलिए इर्तज़ा ने अब साफ लफ्ज़ों में उससे बात करने के बारे में सोचा था। वो शानी से तो ये बात शेयर नहीं कर सकता था, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। अब वो इस तरह से उसकी फ्रेंड को उसकी नज़रों में नहीं गिराना चाहता था। उसे लगता था कि शायद जो कुछ वो सोच रहा है वो एक गलत फहमी है, लेकिन बहुत जल्द उसकी ये गलत फहमी भी दूर हो गई, क्योंकि उसने नोट किया था कि इर्तज़ा को शानी के पास वो नहीं बैठने देती थी। शानी को किसी न किसी काम में उलझाई रखती, और अगर वो उसे अपने साथ चलने को कहता, न जाने क्यों शानी उसे भी अपने साथ घसीटने लगती। उसे शानी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। यूके में बहुत सारी लड़कियां थीं जो उसके पीछे पड़ी थीं, इसलिए उन सब से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इस तरह की नज़रों का वो आदी था, लेकिन अब वो उसके और शानी के बीच में आ रही थी, और ये चीज़ इर्तज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रात के 1:45 बज रहे थे। वो अपना कुछ ज़रूरी काम करके फ़ारिग हुआ और अब सोने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान आने के बाद से लेकर अब तक वो बाबा और दादो को शादी के लिए कह रहा था। अब वो रुखसती चाहता था। वो अब शानी से दूर नहीं रह सकता था, लेकिन बाबा ने ये शर्त रख दी कि वो बिज़नेस संभाले। वो भी इर्तज़ा के बाबा थे। अगर वो अपनी बात मनवा सकता था तो वो क्यों नहीं। सो इर्तज़ा ने उनकी शर्त मान ली, और अब वो बिज़नेस समझने की भरपूर कोशिश कर रहा था। एक खूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मेहनत तो करना पड़ती है, लेकिन ये खूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी के हवाले से जिसके लिए वो ख्वाब सजा रहा था, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, वो मोहतरमा तो घोड़े बेच कर सो रही थी। अभी कुछ देर पहले वो उसे चाय का बोलने गया, मगर उसको सोता देखकर वापस लौट आया। कब आओगी मेरी ज़िंदगी में शानी तुम? मेरे लिए तुम क्या हो? तुम जान हो मेरी। अपनी सोचों में मसरूफ़ वो ये भी ना देख पाया कि कब उसके कमरे में किन्जा दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर दिया। किन्जा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रिश्ते में उसकी कज़न थी, लेकिन इर्तज़ा ने उसे हेलो हाय के अलावा कभी कोई बात नहीं की थी, और ना ही ऐसा कुछ करने का इरादा रखता था। इर्तज़ा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इर्तज़ा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आई एम सॉरी, मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं आई। वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। हम सुबह बात करेंगे, तुम जाओ इस वक्त यहाँ से। वो बरहम हुआ। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त आपसे बात करनी है। एक बार मेरी बात सुन ले। वो मिन्नतें करने लगी। देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। हम जो भी बात करेंगे सुबह करेंगे। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ इर्तज़ा, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। मैं आपके बगैर मर जाऊँगी। वो उसके करीब आकर बोली, और फिर उसके चेहरे के तासुरात जानने लगी। लेकिन किन्जा को जल्द ही एहसास हुआ कि सामने खड़े वजूद को उसका इजहार करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो शख्स पहले ही उसकी आंखें पढ़ चुका था। इर्तज़ा, सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने उसे यकीन दिलाना चाहा, तो उसका लहजा सफाक था। क्या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? किन्जा रूंधी हुई आवाज़ में बोली। मुझे क्यों कोई फ़र्क पड़ने लगा? भला मैंने तो नहीं कहा कि मुझसे प्यार करो। तुमने अपनी मर्ज़ी से ये राह चुनी है। हर इंसान के अंदर अपने जज़्बात को काबू करने की सलाहियत होती है। अगर तुम चाहती तो अपने जज़्बात को काबू कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने दिल को क्यों इतना बागी होने दिया जो शादीशुदा मर्द से मोहब्बत कर बैठे? ये मत कहना कि तुम मेरे निकाह के बारे में नहीं जानती थी। तुम मुझे बहुत पहले से जानती हो, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो हम पहली बार तब मिले थे जब मैं यहाँ से इंग्लैंड गया था, और उस दिन तुम्हारी फूफो ने मेरे सामने तुम्हें मेरे और शानी के निकाह का बताया था। इससे पहले तो तुम्हारे बाबा का मिसिज एहसन से कोई ताल्लुक नहीं था। किन्जा एहसन की दूसरी बीवी रुखसाना के कज़न की बेटी थी, जिनका राब्ता काफ़ी अरसे बाद हुआ था। ये जानते हुए भी कि मेरा निकाह हो चुका है और मैं उस लड़की को चाहता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ, तो तुमने अपने दिल में मेरे लिए ऐसे जज्बात क्यों पैदा होने दिए? गलती तुम्हारी है, तुम सुधारो। तुम्हें यहाँ मेरे पास आने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ शानी से प्यार करता हूँ।
इर्तज़ा का इरादा उस लड़की का दिल दुखाना नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने उस लड़की को ज़रा सी भी शह दी तो वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर वो उसकी मोहब्बत को अहमियत देते हुए ये कहता कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, तो वो कभी आगे ना बढ़ती। इसलिए उसने उससे इस तरह से बात की, क्योंकि वो जानता था जहाँ नाकदरी की जाए, वो उठकर चलने की हिम्मत पैदा करती है। लड़की जब एक बार अपने दिल में किसी को बसा ले तो मरते दम तक उससे मोहब्बत करती है। वो किसी लड़की को यूं बीच चौराहे पर नहीं छोड़ सकता था। उसने कई बार देखा था अपने ऑफिस के वर्कर्स की इंसल्ट की, फिर वही वर्कर उसके लिए बेहतरीन काम करके लाए थे। वो जानता था अगर वो उस वक्त इस तरह से उसको इंसल्ट नहीं करेगा तो वो कभी अपने जहन से इर्तज़ा को नहीं निकालेगी। अपनी मोहब्बत की नाकदरी पर वो आगे बढ़ने की ज़रूर कोशिश करेगी, और ऐसा ही हुआ। वो रोते हुए उसके कमरे से बाहर भाग गई। आई एम सॉरी किंजा, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन जो राह तुमने पकड़ ली वो गलत है। मेरी ज़िंदगी में शानी के अलावा और कोई नहीं है। मैं शानी की मोहब्बत को अपने दिल से इस हद तक बसा चुका हूँ कि मेरे दिल में मेरे लिए भी मोहब्बत नहीं। शानी अभी फ्रेश होकर बाहर आकर बैठी ही थी। सब लोग अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ थे जब वो किंजा से अपनी क्लास के बारे में बातें कर रही थी। नानो, मैंने परफॉर्मेंस देनी है इस साल। हमारे कॉलेज में ना एक्टिंग शो हो रहा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है। किंजा ने मुझे कहा था मैं भी अपना नाम लिखवा दूँ, तो मैंने भी लिखवा दिया। मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे पता है कौन सा किरदार मिला, वो फुल एक्साइटमेंट में बताते हुए बोल रही थी। जब इर्तज़ा भी उनके पास आकर बैठा, किंजा ने बेइख्तियार पहलू बदला, जबकि उसका सारा ध्यान शानी की तरफ था और उसकी बात खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। अरे पूछे ना सब कौन सा। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि कोई भी उसकी बात में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। हाँ भाई बताओ कौन सा, मामू ने पूछा। लैला का, ड्रामे की हीरोइन का। उसने इतराते हुए इर्तज़ा को देखा जो जवाब में मुस्कुराया था। फिर तो उन्हें मजनू की भी ज़रूरत होगी। कहो तो मैं आ जाऊं शाम को, वो उसी के स्टाइल में पूछ रहा था। जी नहीं, आपकी ओवर एक्टिंग की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी मजनू कोई पाकिस्तान का नहीं, तुर्की का है। तुर्की का मजनू, इर्तज़ा कहकहा लगाकर हंसा, और उसके इस तरह हंसने पर वो हमेशा की तरह मुंह बनाकर बैठ गई। ये कौन सा कलर पहना है तुमने, जाओ चेंज करके आओ। उसने उसकी नाराज़गी को कोई अहमियत ना देते हुए कहा। क्या मतलब कौन सा रंग पहना है, इतना प्यारा सूट तो है। बिल्कुल भी प्यारा नहीं, जाओ चेंज करो और आइंदा ये कलर मत पहनना। उसने हुक्मिया अंदाज में कहा। मैं नहीं जा रही चेंज करने, इतना अच्छा सूट है, मैंने इसी हफ्ते लिया है और ये बहुत अच्छा है। वो उसे अपनी नाराज़गी दिखाते हुए बोली। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, जाओ फ़ौरन जाकर चेंज करो इसे। इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी। इर्तज़ा तुम, मामू ने कुछ बोलने की कोशिश की। शानी तुम जा रही हो कि नहीं, उसने एहसन को इग्नोर करते हुए पूछा। जहाँ बाप की नहीं चलती थी उसकी क्या चलती। मजबूरन वो उठकर अपने कमरे में चली गई और फिर 10 मिनट बाद रेड कलर का सादा सा सूट पहनकर वो बाहर आ गई। ऐसे कलर सूट करते हैं तुम पर, वो मुस्कुराया, जबकि उसकी मुस्कुराहट ने किंजा को अंदर तक आग लगा दी थी। अच्छा चलो कहीं बाहर चलते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। वो गुस्से से मुंह फेर गई। अरे मेरा प्यारा शानी रूठ गया, अरे मेरा पाला सा बेबी रूठ गया। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आ बैठा। इरादा अब मनाने का था। मैंने कहा ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करती। इस तरह से रूठते मनाते देखकर नानू और मामू उठकर बाहर चले गए, क्योंकि ये तो सच था कि इर्तज़ा को शर्म नहीं आती थी। अच्छा बाबा अब सॉरी, चलो शॉपिंग करवाऊँ और फिर तुम आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा तुम्हें, फिर डिनर करके वापस आएंगे, उसने उसके मूड को ठीक करते हुए कहा। चलो किंजा तुम भी हमारे साथ चलो, उसने किंजा से कहा, जो बज़ाहिर कुछ फासले पर अपना कॉलेज का काम कर रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान उन दोनों की ही तरफ था। वो क्या करेगी हमारे साथ आकर, उसने फौरन बोला। क्या मतलब क्या करेगी, एंजॉय करेगी, शानी ने कहा। और सारा दिन घर पर रहकर भी इसने क्या करना है, बेहतर है ना हमारे साथ चले। शानी हम डेट पर जा रहे हैं, उसने शानी के कान में कहा। वो मेरी दोस्त है, मैं सारा दिन उसे बोर होने के लिए तो नहीं छोड़ सकती ना। जाओ किंजा फटाफट चेंज करके आओ, शानी ने कहा। उसे लगा था कि किंजा खुद ही मना कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शानी के बस कहने की देर थी। एक बार किंजा फौरन से उठी और कमरे में जाकर तैयार होने लगी। शॉपिंग, डिनर, 1 मिनट के लिए वो शानी से अलग नहीं हुई। अब तो इर्तज़ा को ऐसा लगने लगा कि वो जानबूझकर उसे शानी से दूर कर रही है। उसे किंजा पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन शानी के सामने नहीं निकाल सकता था। चलो शानी घर चलते हैं अब, उसने उकता कर कहा। अरे अभी तो आइसक्रीम ही नहीं खाई, शानी ने कहा। आइसक्रीम फिर कभी, चलो अभी घर चलते हैं, बहुत देर हो गई।
دیر کہاں ہوئی ہے، ابھی تو صرف 7 بجے ہیں اور آپ لوگ تو 11 بجے واپس آتے ہیں آفس سے، کنزا بولی۔ ہاں لیکن تب ہم دونوں اکیلے ہوتے ہیں، میرا مطلب ہے شانی میری ذمہ داری ہے، اسے میں سنبھال سکتا ہوں۔ تم ہمارے گھر مہمان ہو، میں نہیں چاہتا کہ مسز احسن پریشان ہو۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، ارے میں ان کو بتا کر آئی ہوں کہ کنزا میرے ساتھ جا رہی ہے۔ ہاں لیکن ہم دونوں اس وقت اکیلے ہوتے تھے، میرا مطلب ہے شانی میری ذمہ داری ہے، اسے میں سنبھال سکتا ہوں، لیکن تم ہمارے گھر مہمان ہو، میں نہیں چاہتا کہ مسز احسن پریشان ہو۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، ارے میں ان کو بتا کر آئی ہوں کہ کنزا ہمارے ساتھ جا رہی ہے، وہ بالکل پریشان نہیں ہوں گی، چلیں آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ اس نے ارتضیٰ کے بازوؤں میں اپنا ہاتھ ڈال کر کہا، اچھا بابا چلو۔ اس نے مسکراتے ہوئے شانی کے گرد گھیرا بنایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا، جبکہ انہیں اتنا قریب دیکھ کر کنزا اندر تک جل اٹھی۔ نہیں برداشت کر سکتی میں پھپھو، پلیز کچھ کریں، آپ کو ہی کچھ کرنا پڑے گا، آپ نے کہا تھا نا کہ وہ میرا ہوگا، پلیز کچھ کریں، صبر کرو کنزا۔ تمہیں کس بیوقوف نے کہا تھا کہ اسے جا کر بتا دو کہ تم اس سے پیار کرتی ہو؟ سب سے بڑی بیوقوفی تم نے خود کی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں اسے شانی سے خود ہی الگ کر لوں گی، لیکن تم نے سب گڑبڑ کر دی۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، ہو سکتا ہے تمہاری بدنامی ہو جائے، لیکن ارتضیٰ کو پانے کے لیے تم اتنی بدنامی تو برداشت کر لو گی۔ بدنامی؟ پھپھو آپ کیا کرنے والی ہیں؟ کنزا نے گھبرا کر کہا، وہی جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ رخسانہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ یا اللہ، یہ کیا کرنے والی ہیں؟ جو بھی کریں بس ارتضیٰ میرا ہو جائے، مجھے بس ارتضیٰ چاہیے۔ کنزا کو اندازہ نہ تھا کہ پھپھو اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں، اسے بس یہ پتا تھا کہ اسے ارتضیٰ چاہیے۔ ارتضیٰ کے لیے اس کے دل میں محبت جگانے والی اس کی اپنی پھپھو ہی تھی، اور اب ان کا یہ کہنا تھا کہ ارتضیٰ کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس کی وہ پوری پوری مدد کریں گی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اب ارتضیٰ کے لیے وہ تھوڑی سی تکلیف تو سہ ہی سکتی تھی۔ اسے پہلے شانی بری نہ لگتی تھی، شانی اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، لیکن اب وہ اس کی سوتن تھی۔ پہلے وہ اسے بہت چاہتی تھی، لیکن اب اسے شانی بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کا ہر وقت ارتضیٰ کے ساتھ چپکے رہنا، ارتضیٰ کا اسے اہمیت دینا، یہاں تک کہ اس کی مرضی کے کپڑے پہننا، یہ سب کچھ کنزا کو جلن میں مبتلا کر رہا تھا۔ پھپھو نے اس کے سامنے ارتضیٰ کی تعریفیں کر کر کے اس کے دل کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ وہ خوبصورت تھا، بے شک وہ خوبصورت ترین مردوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن وہ اس کے بیسٹ فرینڈ کا شوہر تھا۔ اس رات ارتضیٰ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر وہ چاہتی تو اپنے بے لگام ہوتے جذبات کو لگام ڈال سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ پھپھو اس کو سپورٹ کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ارتضیٰ کی شادی تم سے کرا دوں گی، لیکن کیسے؟ اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ پھپھو کو صرف اور صرف ارتضیٰ کی دولت سے مطلب ہے، اور اس سے نفرت کی وجہ سوتیلی اولاد، اور سوتیلی اولاد سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا۔ وہ اس وقت ریہرسل روم میں تھی، سب لوگ اپنے اپنے ڈائلاگز یاد کر رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ اپنی پریکٹس کر رہی تھی کہ سر تنزیل، ہیلو اسٹوڈنٹس، کہاں تک پہنچی تم سب لوگوں کی تیاری؟ اس نے دوستانہ انداز میں کہا۔ سب لوگ اوور ایکسائٹیڈ ہو کر اپنی اپنی تیاری کے بارے میں بتانے لگے۔ پھر انہوں نے مجنوں کا پوچھا تو شانی اور اس کے ساتھ دوسرے اسٹوڈنٹس کو سامنے بلایا جو ترکی سے آیا تھا۔ وہ اپنے سامنے ان کو پریکٹس کروانے لگے۔ پریکٹس کے دوران شانی نے تو نہیں، لیکن کنزا نے ایک بات بہت زیادہ نوٹ کی تھی۔ سر تنزیل بار بار شانی کو دیکھ رہے تھے، ان کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جو کنزا کو بہت عجیب لگا۔ جب وہ دونوں کلاس سے نکلیں تو پیچھے سے سر تنزیل نے شانی کو پکارا، مس روشانے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی سر کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ دراصل میں آپ کے والدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بات کر کے خاموش ہوا تو شانی کچھ کنفیوز ہوئی، یہ آدمی اس کے والدین سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ اگر وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی تو اسے بتانا چاہیے۔ اب کیا ایکٹنگ کے لیے بھی وہ اپنے والدین کی ڈانٹ سنے گی؟ شانی کو تو کم از کم یہی لگا تھا، کیونکہ آج کلاس میں وہ ٹھیک سے پرفارمنس نہیں دے پائی تھی۔ کیوں سر؟ شانی نے پوچھنا بہتر سمجھا۔ سر، شانی کے والد یہاں نہیں ہوتے، وہ ترکی میں رہتے ہیں، یہ یہاں اپنے ماموں اور نانی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ شانی کچھ بولتی، کنزا بولی تھی، کیا میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں؟ تنزیل نے پوچھا۔ کیوں نہیں سر، ضرور آئیں، کنزا نے کہا، لیکن شانی وجہ پوچھنا چاہتی تھی۔ تھینک یو سو مچ، بس آپ سے یہی پوچھنا چاہتا تھا، میں بہت جلد آپ کے گھر آؤں گا انشاءاللہ۔ تنزیل اتنا کہہ کر نکل گیا، جبکہ شانی کنزا کو گھورنے لگی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی انہیں انوائٹ کرنے کی؟ پتہ نہیں کیوں آنا چاہتے ہیں ہمارے گھر۔ ارے یار، وہ پوچھ رہے تھے، اب منہ پہ انکار تو نہیں کر سکتے نا، کیا سوچیں گے کہ کتنے بدتمیز اسٹوڈنٹس ہیں ہم، ہمارے کالج کے ٹیچر کی عزت بھی نہیں کرتے۔
क्या सोचेंगे कि कितने बदतमीज स्टूडेंट्स हैं हमारे, कॉलेज के टीचर्स की इज्जत भी नहीं करते। किंजा इतना कहकर कैंटीन चली गई, जबकि शानी की सुई वहीं अटकी थी। आखिर सर तंजील हमारे घर क्यों आना चाहते हैं? किंजा, परसों रात मैं तुम्हारे कमरे में जा रही थी, लेकिन तुम अपने कमरे में नहीं थी। फिर मैंने तुम्हें इर्तज़ा के कमरे से निकलते देखा। वो सब लंच कर रहे थे जब रुखसाना बेगम ने किंजा को मुखातिब किया। किंजा तो घबरा कर कभी अपनी फूफो को तो कभी इर्तज़ा को देखने लगी। तो क्या फुफ्फो की प्लानिंग थी ये सब? जब शानी इर्तज़ा को देख रही थी, इर्तज़ा ने एक नज़र शानी को देखा और फिर अपने खाने में मसरूफ़ हो गया। वो फुफ्फो वो मैं किंजा फुफ्फो का इशारा समझते ही पकड़े जाने की एक्टिंग करने लगी। इतना घबरा क्यों रही हो किंजा? सच बता दो, इर्तज़ा बेफिक्री से बोला। जी? किंजा ने सवालिया अंदाज में इर्तज़ा की तरफ देखा। किंजा, हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम सच्चाई नहीं छुपा सकते। और 2 दिन बाद तो वैसे ही शानी को अपने आप सब कुछ पता चल जाना है, इर्तज़ा ने कहा तो वो उसे देख कर रह गई। इर्तज़ा किस बारे में बात कर रहा था किंजा समझ नहीं पाई। अरे बोल तो रहा हूँ यार, मिसिज एहसन ने वैसे भी हमारे सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया। अब बता ही दो उसे कि हम दोनों इसके बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। इर्तज़ा ने शानी की तरफ देखा। 2 दिन बाद उसके बर्थडे था। वेल मिसिज एहसन, ये बात अगर आप हमसे अकेले में पूछती तो हम आपको भी अपने प्लान में ज़रूर शामिल करते, लेकिन आपने, इर्तज़ा ने उन्हें देखते हुए तंज किया, जबकि उनकी यहाँ पर सब बैठकर बात करने जबकि उनके यहाँ पर सबके सामने बैठकर इस तरह बात करने की गहराई और मतलब दोनों को वो समझ चुका था। तुमने मुझे बताया ही नहीं, वरना वो कुछ शर्मिंदा हुई। खैर, अब क्या फ़ायदा आपके वरना का, इर्तज़ा शर्म दिलाते अंदाज में बोला और उठकर चला गया। वो हर साल शानी का बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करता था, पहले पूरा सरप्राइज प्लान करता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पाया था। किंजा का उसके कमरे में आधी रात को आना किंजा के किरदार को सवालिया निशान बना सकता था, और वो अपने लिए किसी दूसरी लड़की की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने किंजा को बदनामी से बचाने के लिए ऐसा कहा, जबकि शानी के बर्थडे की तैयारी वो अकेले कर रहा था। थैंक यू सो मच इर्तज़ा, आपने मुझे आज बचा लिया। वो भी घर से बाहर निकलने ही वाला था कि उसे किंजा की आवाज़ सुनाई दी। वो उससे कुछ फासले पर खड़ी बोल रही थी। देखो किंजा, आज जो कुछ भी हुआ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बुरा हुआ। कुछ भी हो सकता था। तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम यहाँ पर कितनी बदनाम हो सकती थी। तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाला जा सकता था। न जाने क्यों आजकल की लड़कियों को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। अब जो मैंने कहा तुम भी वही कहना। शानी पूछे तो उसे यही बताना कि हम उसके बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। वो इतना कहकर बाहर चला गया, जबकि फुफ्फो की प्लानिंग के बारे में समझकर उसे उन पर गुस्सा आने लगा और वो उनके कमरे में आई। फुफ्फो, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप ये सब कुछ करने वाली हैं? जानती भी हैं कि मैं कितना घबरा गई थी। अगर तुम्हें पहले बता देती तो तुम्हारे फेस पर ऐसे एक्सप्रेशंस ना आते। हमें शानी की नज़रों में इर्तज़ा को गिराना होगा। इसी कंडीशन में इर्तज़ा तुम्हारा हो सकता है। आपको क्या लगता है फूफो, इर्तज़ा के सामने शानी की चलती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर शानी इर्तज़ा के खिलाफ हो भी गई तब भी इर्तज़ा उससे शादी कर लेगा। आप उसकी ज़िद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। शायद आप भूल रही हैं कि इर्तज़ा शानी का दीवाना है, शानी इर्तज़ा की नहीं। शानी सिर्फ एक रिश्ता निभा रही है जिसमें उसकी मर्ज़ी हो या ना हो, कोई मायने नहीं रखती ये बात। शानी के दिल में इर्तज़ा के लिए गलत फहमी डालने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें। इर्तज़ा के दिल में शानी के लिए गलतफ़हमी पैदा करनी होगी, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, फूफो ने कहा। हमारे टीचर आए हैं तुर्की से, वो शानी से घर आने की इजाज़त मांग रहे थे। मुझे यकीन है कि वो शानी का रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। अगर इर्तज़ा के सामने ये बात साबित कर दी कि शानी ने अपनी मर्ज़ी से उस रिश्ते को यहाँ बुलवाया है, तो समझे हमारा काम हो गया, किंजा ने बताया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं? ये भी तो हो सकता है कि वो वैसे ही हमारे घर आना चाहते हों। अब शानी इतनी अच्छी है पढ़ाई में। नहीं, मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ। वो टीचर हर वक्त शानी को घूरते रहते हैं, और वो कोई हमें पढ़ता एक्टिंग क्लास देते हैं। वो जो हमारे कॉलेज में प्रोग्राम होने वाला है, उन्होंने सारा पैसा लगाया है उस पर। और वो जिस तरह से शानी को देखते हैं, कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि वो शानी को पसंद करते हैं। अगर ऐसी बात है तो समझो हो गया हमारा काम। कब आ रहे हैं वो टीचर? पता नहीं, शायद इन्हीं दिनों में आए। फिक्र ना करे, मैं पता लगा लूंगी, किंजा ने कहा। शानी के इस बर्थडे पर उसे एक और सरप्राइज मिलने वाला है। इर्तज़ा की सोच से भी बढ़ा।
दादो प्लीज़, अब तो मुझे वापस आए हुए भी इतना टाइम हो गया, और बाबा की बात मानकर मैंने सारा बिजनेस भी संभाल लिया। आप एक बार बाबा से बात तो करें, मुझे यकीन है अब वो मान जाएंगे। इर्तज़ा उस वक्त दादो के पैरों पर झुका तेजी से उनके पैर दबा रहा था और साथ ही बाबा से शादी के बारे में बात करने के लिए मिन्नतें कर रहा था। देखो इर्तज़ा, तुम्हारे बाबा ने कहा है कि जब तक तुम ठीक से बिजनेस नहीं संभालते तब तक तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। दादो ने बाबा का पैगाम उसके कानों तक पहुंचाते हुए जान छुड़ाना चाही। इर्तज़ा के तेज चलते हाथों में सुस्ती आई। तो संभाल तो रहा हूँ बिजनेस, सारी मीटिंग्स मैं अटेंड कर रहा हूँ, पूरा ऑफिस मैं संभाल रहा हूँ। अब तो बाबा कितने कितने दिन ऑफिस भी नहीं आते, सारा काम देखता हूँ मैं। ऐसे में मुझे भी तो चाहिए ना कोई जो मेरा ख्याल रखे, मेरे पास रहे। इर्तज़ा के हाथ में एक बार फिर से तेजी आई। देखो, मेरी नवासी ना सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखती है बल्कि तुम्हारे पास भी रहती है। और क्या चाहते हो तुम? दादो हमेशा उसे हर वक्त अपने पास रखना चाहता हूँ। प्लीज़ दादो, एक बार फिर शादी की बात कर लेना आप। अगर बाबा नहीं माने तो दादी ने जानना चाहा। तो मैं अपनी बीवी को भगा के ले जाऊंगा, इर्तज़ा ने फौरन इरादे बताए। वाह बेटा वाह, मतलब साफ, दोनों सूरतों में तुमने अपना ही काम करना है, तो हमें बीच में क्यों लटका रहे हो? खुद ही कर लो रुखसती भी। दादो ने उसके हाथ अपने पैरों से झटकते हुए कहा। मैं तो करवा लूं, आपकी नवासी भी तो माने। वो जेरे लब बुड़बुड़ाया, जिसे दादो ने सुन लिया। फिर उसकी मासूम सी शक्ल देखकर बोली, ठीक है मैं बात करती हूँ, मगर सिर्फ एक बार कहूंगी, अगर नहीं माना तो फिर मतलब ना। ओ दादो, आई लव यू सो मच। वो उनके गाल चूमकर कमरे से बाहर भाग गया। अब उसने जाकर शानी को बताना था। वो शाम काफ़ी देर से घर आया था। उसे यकीन था कि दादो अब तक तो बाबा से बात कर चुकी होंगी, लेकिन उसने शानी से इस बारे में कोई बात नहीं की। बाबा का क्या भरोसा, इससे पहले कि वो कोई और शर्त रखते, वो शानी को कुछ नहीं बताना चाहता था। वो अपने कमरे में जाने की बजाय पहले दादो के कमरे की तरफ आया, लेकिन उसी वक्त बाबा दादो के कमरे से बाहर निकलते नजर आए। बाबा तेज नजरों से उसे घूरते आगे बढ़ गए। उनके पीछे पीछे दादो भी आई, पर उदासी से सर झुकाए उसके सामने से निकल गई। शिट, यानी बाबा नहीं माने। अब पता नहीं क्या चाहते हैं बाबा। उनकी मर्जी के तो सारे काम कर रहा हूँ। माना के मामू है, लेकिन उनकी भांजी मेरी बीवी है। थोड़ा सा तो तरस खाएं मुझ पर। 2 साल हो चुके हैं निकाह को। वो मुंह लटकाता अपने कमरे में जाने लगा, जब पीछे से बाबा की आवाज आई, यहाँ आइए बरखुरदार, और घर के सारे लोगों को बुलाओ। बाबा ने नौकर को इशारा करते हुए कहा। अगले 5 मिनट में सारे घर के लोग हॉल में जमा थे। मैंने एक फैसला किया है, आप सबको बताने के लिए यहाँ बुलाया। बाबा ने बात का आगाज किया। यहाँ आओ शानी बेटा। बाबा ने शानी को अपने पास बुलाया तो वो मुस्कुराते हुए बाबा के पास आ गई। तुम भी यहाँ आओ मेरे बेसब्रे बेटे। उन्होंने इर्तज़ा की तरफ इशारा किया तो वो सर झुकाकर उनके साथ आ खड़ा हुआ। मतलब हद हो गई है, इन सबके सामने जलील करेंगे। इर्तज़ा सोच कर रह गया। शानी बेटा, मैंने आपके बाबा से बात कर ली है, लेकिन फिर भी आपसे एक बार पूछना चाहूँगा। अगर आपको मेरे बेटे का, इस नालायक बेटे का साथ कबूल है तो हम 2 हफ्ते बाद रुखसती रखना चाहते हैं। बाबा ने शानी के सर पर धमाका करते हुए इर्तज़ा को खुशखबरी सुनाई। सच्ची बाबा? शानी का फैसला सुनने की जहमत किए बगैर ही वो बाबा के सीने से लगा। उसे यकीन था कि शानी कभी इनकार नहीं करेगी। आई लव यू सो मच बाबा, मुझे पता था आप ज़रूर मान जाएंगे। दादो, शानी को देखे बगैर वो दादो के पास चला गया। किंजा और रुखसाना पर तो मानो घर की छत गिरी थी, जबकि शानी सर झुकाकर अंदर की तरफ भाग गई। सबने उसका जाना फितरती शर्मो हया समझा, जबकि सच तो ये था कि वो फिलहाल शादी नहीं करना चाहती थी। वो आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन इर्तज़ा ये बात जानते हुए भी शादी की जल्दी मचा रहा था। और इस बार तो सब घर वालों ने भी फैसला दे दिया था। बात बाबा तक भी पहुंच चुकी थी। हाँ, लेकिन जो भी था, इर्तज़ा उसे आगे पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा था। वो बस उसका साथ चाहता था। उसमें कुछ गलत नहीं था। निकाह को 2 साल हो चुके थे और एक ही घर में रहते हुए अलग कमरे में रहना, पूरे खानदान में बातें बन रही थी। उस दिन जो औरतें घर पर आई थीं वो भी दादो से यही बात कर रही थीं कि अब आप रुखसती क्यों नहीं करवा देते। लेकिन फिर भी इर्तज़ा को बाबा से बात करने से पहले एक बार तो उससे बात करनी चाहिए थी। एक बार तो उसकी राय लेनी चाहिए थी। क्या इस रिश्ते में उसकी कोई अहमियत नहीं थी? क्या इर्तज़ा की नज़रों में वो फैसले का हक नहीं रखती थी? क्यों इर्तज़ा हर मामले में उसे अपना फैसला उस पर थोप जाता था? ठीक ही कहती है किंजा, इस रिश्ते में सिर्फ इर्तज़ा की चलती है, शानी तो कुछ है ही नहीं।